So dear students, in the lecture number 1 we have discussed about what is solid state, what are the types of solid state, amorphous and crystalline. We have also discussed about the types of crystalline solid states that were molecular, ionic, metallic and network covalent. And we have also discussed about the types of molecular, that was polar, non-polar and hydrogen bonding. In this unit especially we are going to discuss about the crystal lattice and unit cell. तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी हम यूनिट सेल की बात करेंगे या क्रिस्टलाइन लैटिस की बात करेंगे तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ये क्रिस्टलाइन लैटिस है क्या या क्रिस्टल लैटिस है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी वस्तु जो स्पेशली क्रिस्टल्स है, जो क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, राइट। अब ये एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच में जो एटम्स जुड़े हुए होते हैं, और क्रिस्टल में होता क्या है कि रिपीट होते रहते हैं, ये पैटर्न जो है वंस अगेन करके रिपीट होते रहते हैं। और जब भी आप उसको देखोगे तो वो 3 डायमेंशनल में रहेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, राइट। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. If the 3-dimensional arrangement of constituent particle in a crystal is represented diagrammatically, in which each particle is depicted as a point, the arrangement is called crystal lattice. किसी भी atoms and molecules को अगर आप 3-dimensional में arrange करते हो बच्चों, स्पेस का मतलब क्या होता है बच्चों, 3-dimensional, राइट। स्पेस आप लोग जानते ही होंगे, स्पेस का मतलब क्या होता है, 3-dimensional में आप उसको अरेंज कर रहे हो। तो 3-dimensional में अरेंज करने का मतलब आप समझ रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस में जब भी आप किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जो अरेंज करते हो, ये रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दिस क्रिस्टल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइन लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। वैसे तो इसका दूसरा नाम ब्रेवियस लैटिस भी है, इसको ब्रेवियस साहब ने दिया था। देयर आर टोटल 14 टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स हैं, 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस है और 7 टाइप्स ऑफ यूनिट है। अगर आपको कोई पूछे कि आखिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिस क्या है, किस तरह से होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कोई भी क्रिस्टलाइन लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर, तो किसी भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आप जानते होंगे अगर वो क्रिस्टल है तो उसके एंड में पॉइंट्स होंगे। हर एक पॉइंट को, जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग लैटिस कहते हैं, और वो पॉइंट को लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट कहा जाता है। ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट. ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल lattice represent one constituent particle which may be atom, molecule or an ion. Lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. तो बच्चों तुमको पता है कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। क्रिस्टल का मतलब ही तुम समझ गया होगा कि ये 3-dimensional स्ट्रक्चर है। 3-dimensional स्ट्रक्चर में कौन कौन से एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और हर एक एक्सिस को तुम लोगों को पता है कि एंड्स में टच होते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो एंड्स में टच करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। और जो पॉइंट होता है एंड वाला, उस पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड्स कहते हैं। और जो इसका स्ट्रक्चर कोई पूछेगा आखिर या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लैटिस होने के लिए, क्या क्या चाहिए, तो बच्चों आप लोगों को कहना है कि हर एक क्रिस्टल्स के एंड पॉइंट होने चाहिए जो या तो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयन हो, और उनका जो पॉइंट्स, एंड टू एंड पॉइंट्स है वो जो जॉइंट होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन में जॉइन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में जॉइन होने से क्या होता है, जो ज्योमेट्री ऑफ लैटिस है वो परफेक्ट होता है। तो बच्चों ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैटिस। अब जो है अगर कोई आपको पूछेगा कि ये लैटिस जो बने होते हैं किन चीज़ों से बने होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर यूनिट सेल की बात हम करेंगे। तुम लोगों को पता होता है कि अगर हमारा घर बनता है तो हमारा घर किस चीज़ से बना होता है, किसी को पता है? तो तुम लोग कहोगे सर बहुत चीज़ों से बनता है। एक ईंट जो है मेन पार्टिकल रहता है, उसके बाद रेत होता है, फिर सीमेंट होता है, फिर कपची होता है, ये होता है, वो होता है, राइट। तो सिमिलरली जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल अगर तुम कहोगे ईंट करके एक बड़ा मकान करा होता है, उसी तरह से अगर ये जो क्रिस्टल्स जो बनते हैं, क्रिस्टलाइन लैटिस जो तुम लोग देखते हो, किसी भी चीज़ का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, चाहे सोडियम क्लोराइड का हो, शुगर का क्रिस्टल हो, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हो, कोई भी कंपाउंड का जो तुम क्रिस्टल देखते हो, वो क्रिस्टल जो है या तो किसी न किसी एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं या फिर आयन से मिलकर के बने
होते हैं, तो यहाँ पर वो आयंस जो है किस तरह से दिखते हैं, उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एज ए बी एंड सी। 3 एजेस में और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और सीखने को तुम लोगों को मिलेगा कि अगर हम क्रिस्टल में बात करते हैं तो क्रिस्टल में जनरली तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्यूब में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तीनों के तीनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, यूनिट में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, सो और दूसरा जो कैरेक्टर है इसमें तुम लोगों को पता होगा कि 3 साइड्स है, एज है ए बी और सी, जिसको हम लोग अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें जो एंगल्स बनते हैं, राइट, एंगल्स परपेंडिकुलर और एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें अल्फा बीटा और गामा हम लोग उस एंगल्स को दे देते हैं। तो जितने भी सेल्स, जितने भी हमारे साइड्स है, एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसमें मैंने तुम लोगों को बताया हो सकता है परपेंडिकुलर हो भी और ना भी हो। और दूसरा है अगर इनके जो बीच के एंगल्स है अल्फा बीटा और गामा जो ए बी और सी साइड से मिलकर के बने होते हैं, तो इसको अगर तुम यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करोगे तो इसके 6 पैरामीटर्स होंगे, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ये जो था मेन हमारा यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिट सेल को जनरली 2 भाग में बांटा गया है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कॉर्नर पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, जो यूनिट सेल कॉर्नर्स पे होते हैं उसको हम लोग प्रिमिटिव सेल्स कहते हैं। और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है किसी पोजीशंस पे या तो फेस पे या सेंटर्ड पे या बॉडी पे रहते प्रेजेंट, उसको हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो उसको तुम लोग डिफाइन इस तरीके से लिख सकते हो, व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली on the corner position of a unit cell, it is called a primitive cell or unit cell, primitive unit cells. Centered unit cell का डिफाइन तुम लोग इस तरह से लिख सकते हो, when a unit cell contains one or more than one constituent particles which is present at the position other than corners in addition to those at the corner, it is called centered unit cell. तो बच्चों तुम लोगों को इतना दिमाग में समझ में आ गया होगा कि जो कॉर्नर्स पे जिनका यूनिट सेल प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहते हैं, और कॉर्नर को छोड़ करके चाहे किसी भी पोजीशंस पे रहे तो उसको हम लोग कौन सा सेल कहेंगे बच्चों? प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो तुम लोगों को इतना तो ज्ञान हो ही गया होगा। तो इसलिए तुम लोगों को याद क्या रखना है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चंस को समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन जैसे ही तुम समझोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आंसर्स होगा तुम जवाब दे सकते हो। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बाद सेंटर्ड यूनिट सेल, और सेंटर्ड यूनिट सेल्स के बाद अब हम लोग बात करेंगे कि सेंटर्ड यूनिट सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल के। तो बच्चों 3 तरह के हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल्स है जो आप लोग देख रहे हो। पहला जो है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ऐसे यूनिट सेल जो सिर्फ और सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन हो, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड्स द वंस दैट आर इट्स कॉर्नर्स। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हम ऐसे यूनिट सेल को कहेंगे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इट शुड बी प्रेजेंट एट इट्स बॉडी सेंटर, जो कि कॉर्नर्स के बिसाइड में होगा, मतलब सेंटर पे बॉडी के अंदर में होगा। वैसे यूनिट सेल को हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को किसको कहेंगे? सच ए यूनिट सेल विच कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस बिसाइड द वंस दैट आर एट इट्स कॉर्नर। मतलब कॉर्नर पे ना होकर के फेस पर जो वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। और लास्ट है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इन सच ए यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस बिसाइड्स द वन प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि ये 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं। कौन कौन से? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब आ जाइए, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये बॉडी सेंटर्ड या फिर जो स्पेशली हम लोगों का यूनिट सेल है कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो बच्चों देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स जो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहिड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अगर आपको इसको लर्न करना है तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो फर्स्ट लेटर है उसको एक साथ लिख दीजिए। तो इसको लर्न करने का तरीका है सी टू हर, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। सी का मतलब हो गया क्यूबिक,
टी का मतलब हो गया टेट्रागोनल, और ओ C2 टी ओ वाला 2 जो है C2, तो टी में एक टेट्रागोनल और ओ में ऑर्थोरॉम्बिक। हर HE हेक्सागोनल, आर रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक पूरा नाम। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है बच्चों, तुम लोग देख लो। क्यूबिक में क्या होता है आप लोगों को पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 90 डिग्री। पता होगा आप लोगों को अल्फा बीटा गामा, ये दो जो मेन मैंने आपको बताया था किसी भी यूनिट सेल को जो हम लोगों ने बांटा था। तो इसमें आप देख लीजिए एड्स वाले और कॉर्नर वाले जो साइड्स बने हैं और एंगल्स बने हैं, इसमें तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होंगे और तीनों के तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री एंड एक्स वाई जेड ए बी सी जिसको आप कह सकते हो, ये सब इक्वल होंगे। टेट्रागोनल में क्या होगा बच्चों, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ पर टेट्रागोनल में आप देख लीजिए पहले के तीनों में आपको एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। साइड्स में थोड़े अलग हो जाएंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है अलग अलग हो जाएंगे। तो आप लोगों को साइड्स में अगर कंपेयर करोगे, पहला में दिखाना है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दूसरा में ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, तीसरा में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। फिर आप जाओ हेक्सागोनल में, रोम्बोहेड्रल में, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब वापस उल्टा करेंगे हम लोग। हेक्सागोनल में क्या होगा, एक्स अल्फ़ा और बीटा जो है 90 डिग्री, गामा जो है 120 डिग्री हो जाएगा। रोम्बोहेड्रल में सब अलग अलग होंगे। मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक में भी तीनों के तीनों जो है अलग अलग होंगे, जो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड या ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एंगल्स जो है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में सबके सब इक्वल होंगे। तो ये था हमारा 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बच्चों। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, आपको कोई पूछेगा कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो बच्चों तुम लोगों को पता होगा कि अगर हम क्यूब का शेप ड्रॉ करते हैं तो क्यूब के शेप ड्रॉ करने में कितने एड्स और कॉर्नर हम लोगों को मिलता है। तुम लोगों को पता होगा कि जैसे एक स्क्वायर ड्रॉ करो और उसके ऊपर में दूसरे स्क्वायर को ड्रॉ करो और हर एक कॉर्नर को एक दूसरे के लाइन से मिला दो, एज से मिला दो, तुमको 8 कॉर्नर्स मिलेंगे। कितने कॉर्नर्स मिलेंगे बच्चों, 8 कॉर्नर्स। और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल only has 8 atoms on its corner, in its corner. Each atom at a corner is shared between the 8 adjacent unit cells. There are 4 unit cells in the same plane and 4 above or below on the plane. They are only 1/8 of an atom or a molecule or an anion which is actually belongs to a particular unit cell. Each small sphere represents only the vertex and not the actual size. Such structures are called open structures. In all, since each cubic unit cell has 8 atoms on its corner and the total number of atoms in a unit cell that is equal to 8 into 1/8 which is equal to 1. तो ये था बच्चों हम लोगों का यूनिट सेल। अब आ जाइए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको BCC कहा जाता है। याद रखना बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब होता है ऐसा यूनिट सेल जो एटम जो है उनके एट ईच कॉर्नर ऑफ इट्स एंड ऑल्सो एट वन एटम इट शुड बी एट द बॉडी सेंटर। उनका जो एटम होगा वो कहाँ पे होगा, बॉडी सेंटर्ड पे होगा। और जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हैज एटम एट इट्स ऑफ इट्स कॉर्नर एंड ऑल्सो वन एटम एट इट्स बॉडी सेंटर। तो 8 कॉर्नर तो होंगे ही बच्चों, उसके साथ साथ 1/8 कॉर्नर्स और इंटू 1 एटम, क्योंकि एक एटम उनके बॉडी सेंटर्ड में है। तो 1 बॉडी सेंटर एटम 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 2 एटम्स होंगे। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को कैसे दिमाग लगाना है कि 8 कॉर्नर्स पे तो जो यूनिट सेल्स थे जो 8 into 1/8 पार्ट हो गया और एक जो है इनके सेंटर में है। जैसे आप क्यूब में लोगे तो क्यूब के जो 8 एड्स है उसमें कोई पूछेगा कितना पार्ट एक यूनिट सेल का कवर्ड होता है, तो आप उसको लिखोगे 8 into 1/8 पार्ट। और उनके बॉडी सेंटर्स में जो एक सेल रहते हैं सो दैट इज 8 into 1/8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 2। अब फेस यूनिट सेल की बात करें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको FCC भी कहा जाता है, इसमें अगर आपको कोई पूछेगा इसमें कितने यूनिट सेल प्रेजेंट रहते हैं, तो बच्चों वापस इसमें भी 8 कॉर्नर्स तो होगा ही, 8 into 1/8 और 6 फेस होते हैं, राइट। तो 6 फेस का मतलब हो गया हर एक फेस पे आधा आधा एटम होगा। जैसे मान लीजिए एक दीवार में अगर कोई एटम होगा तो आपको पता होगा कि दीवार के अंदर और दीवार के बाहर आधा होगा, तो 6 फेस है, तो 6 into 1/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 + 1 टोटल इज इक्वल टू 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और उसके बाद ये देख लीजिए आप लोग कैसे हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को दर्शाते हैं। अब आ जाइए पैकेजिंग। अगर हम किसी भी FCC या BCC के अंदर किसी भी एटम्स को जो हम लोग क्लोज पैक करते हैं वो कैसे किया जा सकता है।
packing can be done in three ways, either in one dimensional or in two dimensional or in three dimensional. Close packing in one dimensional, there is only one way of arranging sphere in one dimensional close packed structure, that is to arrange them in a row and touching each other. In this arrangement, each sphere is in contact with two of its neighbors. The number of nearest neighbors of a particle is called coordination number. Here in this case, the coordination number is 2. तो बच्चों आप लोगों को पता होगा क्लोज्ड पैकेज जब हम लोग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जैसे ही हम वन डायमेंशनल में किसी भी ऑब्जेक्ट को जो क्लोज करोगे तो कैसे होगा, वो रो में सजेगा या नहीं सजेगा, एक एक है, वन डायमेंशनल है तो आपको पता ही होगा। तो इस रो वाले डायमेंशनल में हर एक स्फीयर कितने स्फीयर को टच करेगा, तुम बीच में से कोई भी एक स्फीयर को ले लो तो वो कितने स्फीयर को टच कर रहा है बच्चों, 2 स्फीयर को टच कर रहा है ना। तुम देख लो बीच में से किसी भी एक एटम्स को टच करो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड वो अपने अपने एक एक एटम्स को टच कर रहे हैं। तो कोई पूछेगा यहाँ पर कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आपको जवाब क्या देना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। दूसरा, 2 डायमेंशनल पैकेजिंग अगर आप करेंगे, 2 डायमेंशनल पैकेजिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक रो होना चाहिए और एक कॉलम होना चाहिए, राइट। व्हेन द रोज आर कंबाइंड टचिंग विद each other, the crystal plane is obtained and the row can be combined in the 2 different ways. When the particles when placed in the adjacent row show a horizontal as well as a vertical alignment and form a squares, this type of packaging is called square close packing. We call the first row as the A type row and the second row being the exactly same of the first one, so it will be also known as A type. Similarly, we may place more rows to obtain A type arrangement. So in this arrangement, each sphere is in the contact of 4 of its neighbor cells. So this, the 2-dimensional coordination number is 4, and also in the center of this 4 immediate neighboring squares are joined. A square is formed. Hence, this packaging is called square close packing in 2 dimension. तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि 2 डायमेंशनल में कितने एटम्स को टच करते हैं, 1 डायमेंशनल में कितने एटम्स को टच करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जब कोई पार्टिकल्स, when the particles in every next row are placed in depressions between the particles of the first row, the particles in the third row will be vertically aligned with those in the first row. So this type of packaging gives a hexagonal pattern and it is called hexagonal close packing. The second row may be placed above the first row in a staggered manner such that the spheres fit into the depression of the first row. If the arrangement of the spheres in the first row is called A type, then the second row is different, it may be called B type, and when the third row is placed adjacent to the second staggered manner, so the sphere are aligned with those of the first layer, hence this layer will be also known as A type. So the spheres of similarly placed fourth row will be aligned, and those will be the second row, that is the B type, hence the arrangement will be AB type. In this case, there are some empty placed which are known as voids. तो बच्चों जब भी voids का नाम आए तो तुम लोगों को घबराना नहीं है, वो empty space है। जब भी किसी भी हम क्रिस्टल्स के यूनिट सेल में जब भी एटम्स डालते हैं तो एटम्स के डालने के बाद जो बीच में खाली जगह बच जाता है उसको हम लोग voids कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने ड्रॉ किया हुआ है कि कोई भी सेंटर्ड एटम जो है किस तरह से कितने एटम से टच किए हुए हैं आप लोग देख लीजिए, 1 2 3 4। ये बीच वाला जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये वाला जो सर्कल है ये 4 सर्कल से टच है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो सर्कल है वो कितने सर्कल से टच है बच्चों, ये जो है तुम्हारा 6 सर्कल से टच है, राइट। अब आ जाइए आप लोग डायमेंशनल पैकेज। तो कोई पूछेगा ये क्या होता है सर 3 डायमेंशनल पे, जैसे 1D था 2D था, अब 3D में आ गए। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग लेयर्स while placing the second square closed packed above the layer of the first, the following the same rule that was followed when the one row was placed adjacent to the other. The second layer is placed over the first layer such that the spheres of the upper layer are exactly above those of the first layer. In this arrangement, the squares or the spheres of both the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically. Similarly, we may place more layers one above the other. If the arrangement of the spheres in this first layer is called A type, all the layers have the same arrangement. Thus, this lattice has A type pattern, and the lattice thus generated in the simple cubic lattice, and its unit cell is known as primitive cubic unit cell. तो बच्चों 3 डायमेंशनल में देख लो बच्चों किस तरह से प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो ये था हमारा बच्चों कि किस तरह से क्लोज्ड पैकेज को हम लोग अरेंज कर सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद हम लोग वॉइड्स के बारे में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट होते हैं और किस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं तब तक समझ में नहीं। तो बच्चों आज हमने स्टार्ट किया था, आप याद कीजिए, आप लोगों को मैंने कहा था आज लैटिस स्ट्रक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले सीखा, क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, यूनिट सेल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यूनिट सेल के टाइप्स को पढ़े थे, 7 यूनिट सेल्स होते हैं और 14 क्रिस्टलाइन लैटिस होते हैं। सारे के नाम हम लोगों ने पढ़े थे। 7 यूनिट सेल्स में किस तरीके से 1D 2D और 3D में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।